तो क्या हाल है दोस्तों, सबको जय श्री राम। तो आज एक टीम की उस टीम की बात करेंगे भाई, जिन्होंने मॉडर्न जनरेशन फुटबॉल को एक तरीके से द वे ऑफ मॉडर्न फुटबॉल जनरेशन को खेलना सिखाया, लेकिन एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। वो टीम जो तीन तीन बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन भाई उसको टाइटल को ना छू नहीं सकी, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या कह सकते हैं योहान क्रायफ भी था, लेकिन वर्ल्ड कप को वो छू भी ना सकी। लेकिन आपको पता लग गया होगा भाई मैं किस टीम की बात कर रहा हूं। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई नीदरलैंड टीम की, 2026 के स्क्वाड की, उनका क्या प्लान रहेगा प्लेइंग 11, और क्या इस बार वो डार्क हॉर्स या फिर अंडररेटेड टीम की जगह इस वर्ल्ड कप को छू सकते हैं या नहीं। आज सभी इस वीडियो के बात करेंगे। तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो जैसा आपको पता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि आज नीदरलैंड पर बात करेंगे भाई। नीदरलैंड एक ऐसी टीम है ना जो फील गुड करवाती है भाई, चाहे एक भी टाइटल वर्ल्ड कप का ना जीता हो, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देकर दुनिया को दिखाया भी कैसे फुटबॉल खेली जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट में न्यूजीलैंड टीम है, वैसा ही फुटबॉल में नीदरलैंड है, फील गुड करवाती है, हमेशा शांत अपना काम कर चले जाते हैं। वो तो 2022 में अर्जेंटीना के खिलाफ थोड़ा सा ज्यादा कुछ हो गया था, लेकिन उसके अलावा भाई ये जो लड़के हैं ना भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर हम इनकी हिस्ट्रीज की बात की जाए ना, तो आपको पता है कि इनका गोट प्लेयर, सबसे बढ़िया प्लेयर योहान क्रायफ भी था, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप जिता नहीं पाया। 1974, 1978, फिर 2010, तीन मरतबा ये वर्ल्ड कप फाइनल खेले, लेकिन वो दहलीज ना पार कर पाए। तो 1974 की बात करें भाई, यहां पर इनके पास प्लेयरों की भरमार थी, योहान क्रायफ भी थे, लेकिन वेस्ट जर्मनी ने इनको हरा दिया। फिर सोचा था भाई क्रायफ है 1978 में जीत जाएंगे भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर, लेकिन अंत में भाई अर्जेंटीना ने भी इसको हरा दिया। और लास्ट में जो हमारी अभी याददाश्त है वो 2010 की है, जहां पर जो है स्पेन ने दोबारा से एक्स्ट्रा टाइम में इनको 1-0 पर रोक दिया था। वो तो वही आपको याद होगा, वो रॉबिन का वो 1-1 इकर कैस्कियास वाला मूवमेंट, वो अगर इकर कैस्कियास रोकता ना वो रॉबिन का शूट, तो वहां पर यहां पर नीदरलैंड अपना पहला टाइटल उठा लेता। लेकिन भाई नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन फिर एक बार फिर यहां पर नीदरलैंड यानी कि डच को एक बार और चांस दिया भाई भगवान ने, कि भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाओ तुम। लेकिन जिस तरह का इनका डिफेंस है ना भाई, मैं अगर आप टॉप 3 कहो ना 48 टीमों में से, तो मैं इनको पहले या फिर दूसरे स्थान पर रखूंगा। लेकिन कहां कमजोरी खाती है ये कमजोरी खाते हैं मिडफील्ड और अटैकिंग पावर पर, जब भी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। लेकिन अगर डिफेंस की बात करें तो लाजवाब, मैं उनके आगे भी आऊंगा डिफेंस के बारे में। लेकिन अगर ग्रेड्स की बात करें भाई, यहाँ पर डच या फिर नीदरलैंड के लिए बहुत बढ़िया ग्रेड्स खेल चुके हैं, चाहे वो योहान क्रायफ हो, चाहे वन बेस्टन हो, चाहे आर्यन रॉबिन हो, चाहे डेनिस बर्गकैम्प हो, चाहे आपके रॉबिन वान पर्सी, और अभी जब वर्जिल वैन डाइक जो कंटेम्प्रेरी अभी भी खेल रहे हैं। तो बड़े बड़े भाई नाम हैं, लेकिन भाई इन्होंने अभी तक एक बार भी वर्ल्ड कप को छुआ नहीं। तो आज डिस्कस करते हैं भाई इनकी स्क्वाड को, कि क्या यहां पर कुछ ये जो नए प्लेयर्स हैं मिराकल कर पाते हैं या नहीं, या फील गुड वाली टीम ही रहेगी ये। तो भाई पहले गोलकीपर्स की बात करें, शॉर्ट है भाई गोलकीपर वर्गबन भाई इनका गोलकीपर रहेगा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन भाई इनकी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगी। फ्लैकर्स और फिर रॉफ्स है भाई। गोलकीपर तो ठीक है भाई इनके, क्योंकि इनका डिफेंस इतना बड़ा है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इनके डिफेंस की, तो सबसे बड़ा सेंटर बैक, सबसे बड़ा डिफेंडर 10 से 15 साल में मैं तो वर्जिल वैन डाइक को ही मानता हूं। 35 साल के हैं भाई, लास्ट उनका वर्ल्ड कप है, यहां पर पूरी जान और मशक्कत लगा देंगे भाई। लिवरपूल के लिए एज ए लीडर भी है, आपको पता है उनके कप्तान है, और नीदरलैंड के लिए भी लीडर और कप्तान की भूमिका निभाएंगे। और डिफेंस भाई लाजवाब, बड़े बड़े मैच के विन प्लेयर हैं भाई ये। चाहे आप इनको डिफेंस तो करते ही करते हैं, लेकिन वो 1-1 में या फिर कह लीजिए कॉर्नर्स में ये जो हेडर मारते हैं ना भाई, एक आधा गोल तो वो करेंगे भाई। अगर बात की जाए 2-3 मैचों में, बहुत अहम रोल रहेगा भाई वर्जिल वैन डाइक का, बेस्ट सेंटर बैक। और इनके साथ जोड़ी किसकी है भाई? जूलियन टिम्बर की जोड़ी है भाई। जूलियन टिम्बर वही है जो तिकड़ी में खेलते थे विलियम सलीबा, गैब्रियल मैगलाइसिस के साथ, और जूलियन टिम्बर, ये तीनों की टिकड़ी होती थी। 22 साल बाद डिफेंस नहीं आर्सेनल को जिताया था, तो क्या पता पहली बार यही डिफेंस हमें नीदरलैंड जितवा दे। तो सेंटर बैक की जोड़ी वर्जिल वैन डाइक, और साथ में आपकी रहेगी
जूलियन टिम्बर की। फिर उसके बाद बात करेंगे भाई यहाँ पर डम्फ्रीज की भी। भाई डम्फ्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंटर मिलान की तरफ से खेलता है, हालांकि अभी अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड में ट्रांसफर हुआ है उनका। तो भाई वो मेरे ख्याल से राइट बैक खेले गए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि ये जो है रिप्लेस किया है जेरेमी फ्रिंगपोंग को, उनको फॉर्म की वजह से नहीं डाला गया, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है भाई डम्फ्रीज का। फिर उनके बाद मिकी वैंडैन है भाई, आपको पता है कि मिकी वैंडैन भाई बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, और एक तरीके से टॉटनहम हॉटस्पर के साथ एक तरीके से बहुत बढ़िया इनका टूर्नामेंट रहा है। चाहे पिछला प्रीमियर लीग अच्छा ना रहा हो, लेकिन फिर भी इनके परमानेंट मेंबर है स्पर्स के। लेकिन यहाँ पर भाई मैथिस डिलाइट को मिस करेगी यहाँ पर डिफेंसिव यूनिट, इंजरी के कारण वो नहीं खेल पाएंगे ये वाला वर्ल्ड कप, लेकिन उनको मिस करेंगे। लेकिन भाई इनका डिफेंस यूनिट शॉर्ट है। फिर बात करेंगे यहाँ पर हिट हटे की, भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है चेल्सी के लिए, लेटर हाफ ऑफ द पीरियड भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। फिर आपके पास वान हैके हैं भाई, जो ब्राइटन की तरफ से खेलते हैं, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। अगर मिकी वैंडेन या फिर डम्फ्रीज को आराम करवाना हो या फिर सब्स्टिट्यूट करना हो तो वैन बैक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो डिफेंसिव लाइन भाई आपकी पूरी स्ट्रांग है, और आपको एक कहावत तो याद होगी, मैं बार बार बोलता हूं कि फॉरवर्ड्स आपको मैच जिताते हैं लेकिन डिफेंस आपको ट्रॉफी जिताता है। क्या ये ट्रॉफी नीदरलैंड की होगी या नहीं वो तो टाइम बताएगा, लेकिन शॉर्ट है भाई इनकी डिफेंसिव लाइन, टॉप 3 अगर 48 टीमों में आए तो टॉप 3 में आती है। फिर इनकी मिडफील्ड जो थोड़ी सी मुझे कमजोर लग रही है, हालांकि जो स्टार्टिंग करेगा मिडफील्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन बाद में भाई जब वो थक जाएंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जावी सिमोन्स जो है यहाँ पर नहीं खेल पा रहे हैं। एज ए मिडफील्डर भी खेल सकते हैं या फिर अटैकिंग ऑप्शन भी आ सकते हैं। जस्ट थोड़े दिन पहले उनको एसीएल इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके मिडफील्डर की तो भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहेंगे फ्रैंकी डी योंग, और क्या ही बताए भाई फ्रैंकी डी योंग में बेस्ट डच मिडफील्डर ही अभी तक करा है, बार्सिलोना की तरफ से खेलता है, और जो इन्होंने बार्सिलोना के लिए करा है ना, अंडररेटेड हीरो की तरह काम करते हैं, जैसे इनकी अंडररेटेड हीरो की तरह काम करते हैं जैसी इनकी टीम नीदरलैंड है। बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, और भाई शुरुआत तो फ्रैंकी डी योंग ही करेंगे, और साथ में भाई मैं यहाँ पर लाऊंगा टेजानी राइंडर्स को। टेजानी राइंडर्स बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, मेनली टेजानी राइंडर्स का काम क्या रहेगा, अटैकिंग मिडफील्डर का, 1-to-1 बहुत अच्छा करते हैं, पासेस बहुत बढ़िया देते हैं और बहुत एनर्जेटिक है। ये खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे ग्रेवनबर्ग की। ग्रेवनबर्ग भाई ऐसा है ना, अगर गरम तवे में जैसे मक्खन तैरता है ना भाई, ग्रेवनबर्ग भी उसी तरीका का प्लेयर है। हालांकि उनका पिछला प्रीमियर लीग भाई लिवरपूल के लिए बहुत खराब रहा था, लेकिन भाई ग्रेवनबर्ग वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो कभी भी वापसी कर सकता है। फिर इसके बाद भाई कूप माइनर्स हैं। कूप माइनर्स हालांकि टैलेंट उनमें भरपूर है, यूवेंटस के लिए खेलते हैं सीरिया ए में, लेकिन वही है ना, वो अपना अभी तक टैलेंट फुलफिल या फिर शो नहीं कर पाए हैं, और ये बहुत बढ़िया इनके तरीके के लिए जरिया है वर्ल्ड कप का कि अपना टैलेंट दिखा पाए कूप माइनर्स। फिर जो है उनके पास है गस्टिल। भाई गस्टिल ये अंडररेटेड है प्लेयर, ये जो है नीदरलैंड की या फिर डच की लीग में एरेडिविस के लिए खेलता है भाई, पीएसवी के लिए खेलता है। यहाँ पर उनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, जहाँ पर 15 गोल और 4 असिस्ट के साथ 19 गोल कंट्रीब्यूशन है। बहुत बढ़िया भाई ये मिडफील्डर है, और ये कमी पूरी करेगा जावी सिमोन्स की। फिर और बात करें उनके बाद डी रून है भाई, 35 साल के हैं, सिर्फ उनको लीडरशिप के लिए खिलाया है भाई एक तरीके से। और मैट्स वाइफर भी है जो ब्राइटन की तरफ से खेलते हैं, हालांकि राइट बैक खेलते हैं ये, लेकिन एज ए मिडफील्डर या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिला सकते हैं। ब्राइटन अब नीदरलैंड का ये है ना, अगर कुमन 2 या फिर 1-0 से अगर लीड ले लेगा तो इसको खिला सकते हैं, ये सिट बैक भी कर सकता है और पेस थोड़ा सा स्लो भी कर सकता है। तो ये मिडफील्ड है भाई, ठीक ठाक मिडफील्ड है भाई। यहाँ पर 3-4 इंपॉर्टेंट नाम है आपके पास, चाहे डियोंग हो, राइंडर्स हो, चाहे ग्रेवनबर्ग हो, या फिर आपके पास गस्टिल हो, अच्छी हैं, लेकिन इनका बैकअप सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है नीदरलैंड की। फिर अगर हम अटैकर्स की बात करें तो अटैकर्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर डिपे की। डिपे नीदरलैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर है भाई, चाहे थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस डिप किया हो या फिर अभी इतना खेले ना हो, लेकिन कोमैन जो है इन पर डेफिनेटली भरोसा करते हैं। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भाई मेम्फिस डिपाई होंगे। फिर उसके बाद कोडी कैक्पो साथ में है भाई इनके, हालांकि जो है विंगर की तरह, लेफ्ट विंगर की तरह खेलते हैं लिवरपूल में, लेकिन उनका भी सीजन बहुत खराब रहा है। लेकिन जब वो नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं ना,
उनका जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर जो है चांस दिया है कुमन ने कोडी गैक्पो को भी, जो अच्छा परफॉर्मेंस है भाई एक तरीके से। चाहे लिवरपूल के साथ उनका परफॉर्मेंस पिछले प्रीमियर लीग में अच्छा ना हो, लेकिन भाई विश्वास तो करा जा सकता है भाई इन पर। फिर बात करें यहाँ पर समरविल की, और यहाँ पर भाई समरविल मुझे लगता है एक तरीके से डार्क हॉर्स साबित होगा यहाँ पर। समरविल जो वेस्ट हैम की तरफ से खेलता है और बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है। हालांकि वेस्ट हैम जो रेलीगेट होगी, लेकिन जो उन्होंने कारनामे किए हैं ना भाई, उन्हीं को बताया भाई। और बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है समर विल्स वर्गहॉस्ट भाई, ये बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, 32-33 साल का है भाई ये। चाहे एएक्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले वर्ल्ड कप 2022 में जहां पर 2-0 से अर्जेंटीना आगे चल रही थी भाई, वहां पर इन्होंने 90+ मिनट में जो है 2 गोल मारकर वापसी करवाई थी। तो जिसके बलबूते पर भाई इनको यहाँ पर भी चांस मिला है, एक्सपीरियंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वेलगर्ब्स है, कलवर्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सदरलैंड के एक और प्लेयर की बात करना चाहूंगा भाई, ब्रायन रॉबरी। बहुत अच्छा प्लेयर है भाई ब्रायन रॉबरी। हालांकि सदरलैंड के साथ खेलते हुए 36-37 मैचों में उन्होंने सिर्फ 9 गोल किए हैं, लेकिन भाई सदरलैंड टीम भी तो देखो कैसी है। तो ब्रायन रॉबरी भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं भाई। कॉपी में लिखा है, थोड़ा सा एक तरीके से सब्सक्राइब शेयर व्यूज बढ़ाओ भाई। और अब बात करेंगे भाई प्लेइंग 11 की। तो भाई अगर प्लेइंग 11 की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो गोलकीपर ऑब्वियसली सॉर्टेड है भाई, वर्गे बन होंगे गोलकीपर। सेंटर बैक्स आपको मैंने पहले ही बता चुका है, वर्जिल वैन डाइक और जूलियन टिम्बर होंगे। फिर इनके राइट बैक होंगे डम्फ्रीज और लेफ्ट बैक होंगे वैन डे वाइन। तो ये तो शॉट है भाई इनका। फिर अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो फ्रैंकी डियोंग होंगे आपके लेफ्ट में, मिड में यानी कि अटैकिंग मिडफील्डर में टेजानी राइंडर्स, और राइट में रखेंगे भाई मैं ग्रेवनबर्ग को। फिर मैं अगर अटैक की बात करूं तो अटैक आप शुरू करोगे भाई मेम्फिस डिपाई से। ऑब्वियसली मेम्फिस डिपाई, हालांकि परफॉर्मेंस उनका हालिया परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका, लेकिन परफॉर्मेंस अभी उतना नहीं है। लेकिन भाई इन पर विश्वास किया जा सकता है। उनके लेफ्ट में कोडी गैक्पो और राइट में भाई मार्लिन को रखूंगा मैं, जो एएस रोमा के प्लेयर हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एएस रोमा के लिए उन्होंने। तो ये मेरी, या फिर कह सकते हैं कि सांझी यहाँ पर प्लेइंग 11 होगी। तो भाई ये स्टार्टिंग 11 होगी। देखते हैं भाई इस बार क्या जो डार्क हॉर्स या फिर कह सकते हैं अंडररेटेड टीम है, वो छू पाएगी जादुई आंकड़ा या फिर जादुई ट्रॉफी, जिसके लिए भाई सब इंतजार कर रहे हैं 48 टीम में 4 साल बाद। देखते हैं भाई क्या होता है और योहान क्राइफ का वो सपना पूरा होता है या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए, अगर मैं इनका ओवरऑल बताऊं ना, तो थोड़ा सा अटैकिंग और मिडफील्ड में थोड़ा सा सॉरी, अटैक और मिडफील्ड में मुझे कमी लग रही है। लेकिन अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो ऑन द स्पॉट इनका डिफेंस तगड़ा है। बस यही मैंने आपको 2 कमियां बताई हैं। देखते हैं कहां तक आगे जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन प्रेडिक्ट करूं तो सेमीफाइनल तक तो शायद पहुंचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं भाई इस बार वो टीम जीते जो एक बार भी वर्ल्ड कप ना जीत पाई हो। तो नीदरलैंड हो सकती है या नहीं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई प्लीज़। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके।